तो फिफ्थ क्वेश्चन बता दीजिए। कौन सा? फिफ्थ कल बताया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में Sn2+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बताया था Sn2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो Sn4+ बना और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। ओके, then you ask question number 22 में लिखा है which of the following is not a disproportionation। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है? एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए। तो एक बार चेक करिए, जैसे P4 है, H2PO2 माइनस बन रहा है और PH3 बन रहा है। ये फास्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट 0 है, ये +1 है, ये -3 है। तो देखो उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। दूसरी रिएक्शन में देखो Cl2 से Cl- भी बना रहा है, ClO- भी बना रहा है। ये ऑक्सीजन स्टेट -1, ये +1, ये 0। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों वर्कआउट कर रहा है। अगली रिएक्शन लिखेंगे H2O2, तो इससे देखो वाटर बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। यहाँ ऑक्सीजन स्टेट -1, यहाँ पे -2 और ये 0। दिस केस आल्सो इफ यू नोटिस, ये भी देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ऑक्सीजन का एक साथ हो जा रहा है। तो ये सब डिस्प्रोपोर्शनेशन के एग्जांपल हो गए। अब बस लास्ट वाला केस चेक कर लो जो आपका आंसर है। सो द लास्ट केस इट इज गिवन PbO2 is PbO plus H2O2, ये इक्वेशन है, या प्लस वाटर और है साथ में। उस केस में देखो लेड का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ +4 है, ऑक्सीजन -2 है, ये +1, ये -2, ये +2 -2 +1 -1, ये ऑक्सीजन स्टेट है। तो देखो लेड का रिडक्शन हो रहा है और आयरन ऑक्सीजन के केस में -2 से -1 जा रहा है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं। डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 24। 24th क्वेश्चन में देखो बस थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है। आपको जो सब्सटेंस फ्यूनॉल दिया है उसके बारे में तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, बट अगर आप दूसरा सब्सटेंस जो सिल्वर है उसके बारे में प्रेडिक्ट करो तो काम बच जाएगा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 24 आप यहाँ चेक करोगे सिल्वर का ऑक्सीजन स्टेट +1 से 0 हो रहा है, तो ये प्रोसेस सर्टेनली रिडक्शन है। तो अगर सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है तो जेन्युइनली दूसरे सब्सटेंस का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसका बिहेवियर क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। सर 16th बता दीजिए। 16 में पूछा which of the following process is reduction। रिडक्शन में देखो सबसे पहला केस देखो तो एल्कीन्स में आगे वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। बी ऑप्शन में देखो CHO से CH2OH बन रहा है तो ये रिडक्शन हो गया। उसके अगले वाले केस में देखो CHO से CH_Cl3 CCl3CHO बना रहे हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड किया है, ये भी रिडक्शन हुआ। और लास्ट केस में देखो Ag+ से Ag+ ये तो उसमें तो कुछ ऑक्सीजन स्टेट चेंज ही नहीं हुआ, तो नाइट्राइल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। Addition of oxygen is oxidation. Addition of electronegative element is oxidation. CHO से अल्कोहल बन रहा है तो अल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहा है, रिडक्शन। और Ag+ से Ag+ ये तो कोई चेंज नहीं ऑक्सीजन स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट यू आस्क दिस क्वेश्चन नंबर 19 में देखा द रिएक्शन इन व्हिच हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो आप पहले सारे ऑक्सीजन स्टेट मार्क कर दो फटाफट जल्दी से। सारे सब्सटेंसेस के ऑक्सीजन स्टेट मार्क करो तब मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। तो
क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम ऑक्सीजन स्टेट मार्क करें तो लेट देखो +2 सल्फर -2 हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -1 यहाँ लेड +2 सल्फर +6 और हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2। सो दिस रिएक्शन यू कैन नोटिस कि लेड जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसकी वजह से H2O2 की वजह से। तो H2O2 का बिहेवियर क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगली वाली रिएक्शन देखो, आयोडीन का ऑक्सीजन स्टेट -से 0 जा रहा है, ये भी आइडेंटिटी ऑक्सीडेशन हुआ। तो H2O2 का बिहेवियर क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरी रिएक्शन में देखो लेड का ऑक्सीजन स्टेट +2 से +3 हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो H2O2 का बिहेवियर यहाँ पे भी क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लास्ट रिएक्शन में देखो सिल्वर का ऑक्सीजन स्टेट +1 से 0 हो रहा है, दिस प्रोसेस इज रिडक्शन। तो H2O2 की वजह से रिडक्शन हो रहा है, इसलिए H2O2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। जिस सब्सटेंस की वजह से ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से रिडक्शन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। So this your next question is 25. में देखो फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, which of the following examples disproportion is an example of disproportion। तो disproportion मतलब एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए, और दैट यू कैन चेक ऑप्शन बी। ये एग्जांपल सिखाया हुआ है, उसी से डायरेक्टली चेक कर लो। क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट Cl- और ClO3- में कन्वर्ट हो रहा है, ये 0 से -1 हो रहा है, ये रिडक्शन, और ये 0 से +5 हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, ये एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शन है। ठीक है। इसके बाद आपने पूछा 27। तो 26 क्वेश्चन नंबर 26 में देखो आपको बैलेंसिंग करनी है। इट्स गिवन IO3- प्लस I- प्लस H+ gives water and I2। तो आपको दो हाफ इक्वेशन लिखो। सबसे पहले IO3- से भी I2 बन रहा है और I- से भी I2 बन रहा है। पहले आयोडीन बैलेंस कर सर लो। इन टाइप के क्वेश्चंस में टाइम बचाने के लिए हम लोग ऑप्शंस के साथ सेकंड ट्रायल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, दैट इज ऑलवेज पॉसिबल। अभी मैं तो इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, थोड़ा सा पहले एक दो इक्वेशन सिखा दूं आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, अगर आपको शॉर्टकट समझना है तो। बट दैट विल कम बाय प्रैक्टिस। उसको इसलिए नहीं सजेस्ट करता क्योंकि एडवांस के टफ सवालों में थोड़ा मामला फंस जाता है कभी। और एडवांस के केस में जब भी सवाल आएगा तो सारे कोएफिशिएंट वो नहीं पूछते, नॉर्मली कोई एक पूछते हैं, तो आप पुट करके चेक नहीं कर पाओगे। तो अभी ठीक है, ये मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हो, बट सॉल्व करना भी आना चाहिए। समझ गए ना, आप आंसर निकालने के लिए भले ही शॉर्टकट लगा लो, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, बट आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने देखो पहले ऑक्सीजन स्टेट चेक करना है। तो आयोडीन का ऑक्सीजन स्टेट देखो +1 +5 से 0 हो रहा है, और ये -1 से 0 हो रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन स्टेट देखो 10 यूनिट डिक्रीज कर रही है, और यहाँ 2 यूनिट इंक्रीज कर रही है। तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, हमारी इक्वेशन आएगी 2IO3- प्लस 10I- 6I2। 2 से पूरे इक्वेशन को फिर से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा IO3- प्लस 5I- 3I2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H+ और वाटर लिखना है। 3 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा है तो 3 वाटर ऐड कर दो, और उसको बैलेंस करने के लिए 6H+ लिख दो। यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा, so 5 6 3 3। 27 क्वेश्चन लिखा है, 1 mole of MnO4 2- in natural solution, neutral aqueous medium disproportionate to। तो हमारे पास सब्सटेंस है MnO4 2- इसका डिस्प्रपोर्शनेशन कराना है। तो हमारे पास ऑप्शन में दो तरह के प्रोडक्ट है, या तो इससे MnO4- बनाएंगे प्लस MnO2 बनाएंगे, या लास्ट वाला एक ऑप्शन और है जिसमें Mn2O7 और MnO2 बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले इस वाले ऑप्शन के साथ ट्राई करना है। तो पहले इसकी बैलेंसिंग करो आप। सबसे पहले तो इसका ऑक्सीजन स्टेट +6 है, ये +7 और ये +4 है। ठीक है, तो हाफ इक्वेशन अलग अलग लिखो। MnO4 2- से MnO4- MnO4 2- से MnO2। यहाँ पे नोटिस करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट इंक्रीज है और यहाँ 2 यूनिट डिक्रीज है। तो पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे,
So it becomes 3 MnO4 2 minus, gives 2 MnO4 minus plus MnO2. एक बार हाइड्रोजन तो है नहीं इसमें, बस ऑक्सीजन चेक कर लो। सर ये बैलेंस, सर बैलेंस्ड है। बैलेंस नहीं है तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए राइट साइड में देखो कितनी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, मतलब राइट साइड में कितनी ऑक्सीजन शॉर्ट है। सर बैलेंस्ड है। नहीं सर ये बैलेंस्ड है। सर चार्ज बैलेंस कर देते हैं ना सीधा। बैलेंस का है बेटा, पहले वाले राइट लेफ्ट हैंड साइड में 12 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 10 नहीं है सर बैलेंस 10 है सर। हाँ तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है ना, वही तो बोल रहा हूँ, आप जाने नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे चलिए, उसको ऑक्सीजन चार्ज बैलेंस करने बैलेंस के लिए कर सकते हैं। 4 OH माइनस लिखेंगे और लेफ्ट साइड में 2 वाटर लिख देंगे। आप पहले से देखिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपसे बोला 1 मोल ऑफ MnO4 2 माइनस रिएक्ट कराना है, तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो। ये बन जाएगी देखो इक्वेशन। तो अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो देखो इसका 2/3 मोल फॉर्म हो रहा है और इसका 1/3 मोल फॉर्म हो रहा है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आंसर ए है इसका। सर अगर हम बैलेंस ना भी करते तब भी हो जाता। जैसे तो इस इक्वेशन में MnO4 माइनस से MnO2 बनाया, ऑक्सीजन स्टेट 3 यूनिट डिक्रीज हुआ। अमोनिया से NO3 माइनस में ऑक्सीजन नंबर 8 यूनिट इंक्रीज हुआ। पहले इक्वेशन में 8 मल्टीप्लाई करो, दूसरे 3 मल्टीप्लाई करो, ऐड करो तो आपके कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। बट ये ट्रिक तभी काम करेगी जब तक सिंपल क्वेश्चंस होंगे। टेक्निकल क्वेश्चन होंगे तो ये थोड़ा गलत भी हो सकता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप पूरा ही बैलेंस करके देख लो। ऐसा तब होगा जब जो सब्सटेंस ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट है वही एसिड और बेस भी हो, तब ये बैलेंसिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। मैं करके दिखाऊंगा ऐसे सवाल आपको बाद में, बट अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर जल्दी कर रहे हैं और आपको ऑप्शन दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन वैसा नहीं है, तो यू कैन वर्क आउट। अभी लास्ट क्वेश्चन 30th देखो, 30th में भी सेम काम है, आपको सबके कोएफिशिएंट लिखने हैं। तो जिंक से देखो ZnO2 2 माइनस बना रहा है, यहाँ ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो +2 आएगी, 0 आएगी, तो ऑक्सीजन स्टेट 2 यूनिट इंक्रीज। दूसरा केस लिखेंगे NO3 माइनस, तो इससे बना रहे हैं अमोनिया, ये +5 से -3 जा रहा है, तो ऑक्सीजन स्टेट 8 यूनिट इंक्रीज। तो टेक्निकली पहले इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 4 जिंक प्लस NO3 माइनस प्लस 4 ZnO2 2 माइनस प्लस अमोनिया। अब मान लो इसको 8 और 2 लिख देते तो भी रेशियो लेने के बाद 4:2 बना देगा, उससे गलत नहीं होगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आपसे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ OH माइनस, तो मतलब आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो राइट साइड में देखो 4 2 8 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए सॉरी 4 2 8 ऑक्सीजन है, राइट साइड में 3 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड में 3 ऑक्सीजन है, तो 5 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है हमारे पास। उसके लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखो, तो उसके लिए मैंने बोला था कि जब OH माइनस और वाटर में कंफ्यूजन आता है तो हम लोग पहले OH माइनस सेट कर लेते हैं विद द चार्ज। तो आप ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस चार्ज है और राइट हैंड साइड में टोटल 8 माइनस चार्ज है, तो हमें यहाँ पे 7 OH माइनस लिखना पड़ेगा। ये ट्रिक समझ में आई आपको? तो मैंने बोला था कि वाटर और ऑक्सीजन में कंफ्यूजन आए कभी भी, दोनों किस तरफ जोड़े, क्योंकि दोनों चीजें गड़बड़ हो रही हैं, हाइड्रोजन भी मिस हो रहा है और ऑक्सीजन भी मिस हो रहा है। उसका सेफ साइड क्या होता है कि आप चार्ज बैलेंस करते हो OH माइनस लिख दो पहले। तो हमने क्या चेक करा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस चार्ज है, राइट हैंड साइड में 8 माइनस चार्ज है, तो चार्ज बैलेंस करने के 7 OH माइनस लेफ्ट साइड में लिखा, चार्ज बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो टोटल 10 ऑक्सीजन हो गए, राइट हैंड साइड में 8 है तो 2h2 और लिख दो। राइट साइड में 2h2 लिखेंगे तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। यस सर, हो रहा है। यस सर। उसके बाद आप कोएफिशिएंट चेक कर लो जो जो पूछे सर क्वेश्चन नंबर 31 में देखो अपने पास इक्वेशन है HNO3 प्लस H2S gives NO प्लस सल्फर। उसको भी दो हाफ इक्वेशन में लिखो, NO3 माइनस से NO, सल्फाइड आयन से सल्फर। ऑक्सीजन स्टेट चेक करोगे तो ये +5 से +2 आ रहा है, 3 ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज। ये -2 से 0 जा रहा है तो 2 ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज।
पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, हमारा रिजल्ट आएगा 2NO3 माइनस प्लस 3H2S, सॉरी 3 सल्फाइड है, प्लस 2NO प्लस 3 सल्फर। इसके बाद आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस 3NO3 हो। हाँ बेटा, सर 3NO3 हो। अच्छा सॉरी, ओह सॉरी। इसके बाद आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो 4 वाटर ऐड कर दो, 8 H+ ऐड कर दो, 8 H+ ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2HNO3 प्लस 3H2S प्लस 2NO प्लस 3 सल्फर 4 वाटर। उसका आंसर आएगा 2323, बिल्कुल सही होगा। इसका आंसर 2323 होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो सही कर दो फिर इसको, इट मस्ट बी 2323। क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, इट शुड बी 2323। ठीक है। अगर आपको Ki3 में इंडिविजुअल ऑक्सीजन स्टेट चाहिए तो आयोडीन से आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इस पे 0 आ जाएगा। इस पे माइनस बना ही रहा है, इधर वाले पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पे 0 आ जाएगा। तो इसका ऑक्सीजन स्टेट 0, इसका माइनस में, इसका 0। एवरेज जब लिखेंगे, तक स्ट्रक्चर नहीं पता तब तक नहीं बता सकते ना हम तब लोग। तक आप इंडिविजुअल ऑक्सीजन स्टेट तो नहीं बता सकते, एवरेज बता सकते। इसीलिए आपको हमेशा एवरेज सर ऑक्सीजन केमिकल निकालना है। बॉन्डिंग में ये सब सीख जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली सीखेंगे, पूरा चैप्टर ही सिखा देंगे। केमिकल बॉन्डिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस। चलो कोई बात नहीं। NO3 माइनस के लिए देखो 8.5 में NO3 माइनस का स्ट्रक्चर बोला, सो NO3 माइनस विल ड्रॉ लाइक N डबल बॉन्ड O माइनस और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये होता है NO3 माइनस। सर नहीं सीखा था। हाँ नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, अभी ड्रॉ कर लो, सब बॉन्डिंग सब सिखाएंगे। बॉन्डिंग बनाते टाइम एक भी स्ट्रक्चर नहीं बोलूंगा कि तुमने 10th में सीखा, सब सिखा देंगे। अभी सिर्फ ये है कि अगर आपने कुछ पहले से बना रखा है तो बना लो, नहीं तो कोई बात नहीं, फोटो से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। इसके Cr2O72 माइनस भी बना लो, Cr2O72 माइनस बनाएंगे तो ऐसा होता है। सर हाँ बेटा, सर ये पता कैसे चलता है सर कहाँ डबल बॉन्ड आएगा और कहाँ से? ये सही, यही तो बॉन्डिंग पढ़ के पता चलेगा, पूरा चैप्टर हम बोला है। सर ये सब बनाना सीखेंगे ना हम लोग अभी? 100% सीखेंगे। ओके सर। तो उसमें एक वाली बात ही नहीं है, उसके बिना तो तुम केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। सर 8.6 में H2SO5 के केस में परऑक्सी लिंकेज है, इसलिए जो सॉल्व करने से ऑक्सीजन स्टेट +8 निकालोगे वो करेक्ट नहीं है। सॉल्व इसको जब आप ड्रॉ करके स्ट्रक्चर निकालेंगे तो दैट कम्स आउट विद +9। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी। H2SO5 carries peroxy linkage like this, ये हमारा peroxy linkage है। और इस peroxy linkage की वजह से यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट +6 आएगा। 8.5 के बाद और भी 8.3 का सी पार्ट, 8.3 का सी पार्ट में लिखा हुआ है 2,4-BnCl3 AlCl3 B2S6 LiCl AlCl3 justify the following reactions are redox reaction or not। ऑक्सीजन स्टेट निकालने पड़ेंगे बेटा, जस्ट चेक द ऑक्सीजन स्टेट्स। तो आप देखोगे सर हो जाएगा सर, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो ही नहीं रहा है। In option C you will observe that oxygen state of any element is not changing, जब किसी का चेंज नहीं हो रहा तो not a redox reaction। सर इसमें स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी है सर। हाँ बेटा, सर स्टेटमेंट्स मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। सर बोल रहा हूँ सर, ये 8.3 क्वेश्चन में सर स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं सर, जैसे कि देखा justify the following reactions are redox reactions, तो आपको C Yes, ऑप्शन sir. में लिखना है that it is not a redox reaction। ओके थैंक यू सर। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 8.19 राइट। 8.19 में बाकी सवाल हो गए ना आपके लिए? 8.19 में, हाँ 8.19 में बताओ कौन सा ऑप्शन? सर 8.8 में भी सर बता दें। 8.18 और 8 8.8 में लिखा है while sulfur dioxide and hydrogen peroxide can act as an oxidizing agent as well as reducing agent in the reaction,
ओजोन एंड नाइट्रिक एसिड एक्ट्स ओनली एज ऑक्सीडेंट। इसका रूल लास्ट क्लास में सिखाया था। किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हाईएस्ट होता है तो वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लोएस्ट होता है तो वो केवल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बीच में होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। तो 8.8 में देखो आप पहले SO2 लिखो। तो SO2 में सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट +4 है और इसका मैक्सिमम +6 होता है और मिनिमम -2 होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। ये चीज समझ आई? SO2 का ऑक्सीजन स्टेट +4 से +6 भी जा सकता है और +4 से -2 भी जा सकता है। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों फेवरेबल है। अब यही काम H2O2 के साथ कर लो। तो H2O2 के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 है, ऑक्सीजन 0 में भी जा सकता है और 2 माइनस में भी जा सकता है। तो ऑक्सीजन स्टेट 0 और -2 दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ देखो इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों फेवरेबल हो रहे हैं। So oxygen state of H2O2 is -1, जो कि 0 में भी जा सकता है, -2 में भी जा सकता है। उसका भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पॉसिबल है। But when you write it for HNO3, तो HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है? +5। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +5। तो अब ये हाईएस्ट है। मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कितना हो सकता है? +5। तो इसका मतलब ये रिड्यूस तो हो सकता है, मतलब डिक्रीज तो हो सकता है, बट इंक्रीज नहीं हो सकता है। सो ओनली ऑक्सीडेंट। समझ आई बात? सेम चीज ओजोन के साथ करनी है। तो कोई सब्सटेंस जो केवल रिड्यूस हो सकता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पॉसिबल है तो ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन दोनों हो जाए। ठीक है? Then it is 8.18. So H2O2 plus Fe2 plus gives Fe3 plus at water। ये इक्वेशन आपको बैलेंस करनी है। तो पहले दो हाफ अलग अलग लिखो। H2O2 से बना रहे हैं वाटर और Fe3 plus से बना रहे हैं Fe2 plus। अब ऑक्सीजन स्टेट चेक करो तो ऑक्सीजन चेंज हो रहा है -1 से -2 और आयरन चेंज हो रहा है +3 से +2। यहाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट। अच्छा, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 2H2O पहले से लिख लो। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमारा वो टेक्निकली 2 यूनिट डिक्रीज कर रहा है और यहाँ एक सर वो +2 से +3 हो रहा है ना आयरन? शुड बी +2 to +3। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है? तो अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। फाइनल इक्वेशन आ जाएगी H2O2 plus 2Fe2 plus gives 2 water plus 2Fe3 plus। ठीक है? और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो देखो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन दो लेफ्ट हैंड साइड में शॉर्ट है तो केवल 2H प्लस ऐड करो। और देखो इसको देख के ये भी समझ सकते हो कि हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि अगर आप H प्लस ऐड कर रहे हो तो वाटर भी ऐड किया जाए या OH माइनस ऐड कर रहे हो तो वाटर भी ऐड किया जाए। जो रिक्वायर्ड है उतना ऐड करना होता है। ठीक है? इसके बाद 8.19 में और कोई बताना है? ये हो गए सारे। सर 8.19 के ऑप्शन ए में करेक्शन कर दो। इट इज इनकरेक्ट। PS3 plus H2PO2 minus। अब आप कर लोगे। बेसिक वीडियो में मैंने ये करेक्शन क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ। PS3 plus NaOH plus वाटर गैस PS3 plus NaH2PO2 कराया था, वही सवाल था। सर अब कर लेंगे। ठीक है? तो अपने नोट्स में देखना, उसमें एग्जैक्टली सेम सवाल कराया हुआ। इसका बी पार्ट अगर सॉल्व करना है तो वो बता देगा। बी पार्ट में लिखा हुआ है N2H4 plus ClO3 minus gives NO plus Cl minus। ये इक्वेशन है। तो पहले दोनों हाफ अलग अलग लिखो। Just write down the two halves। सर N2H4 है सर। सर N2H4 आपने H2 इसको N2H4 plus ClO3 minus gives NO plus Cl minus लिखो।
तो उसके पहले दो हाफ अलग अलग लिखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले। तो पहले हाफ में N2H4 से बना रहे हैं NO और दूसरे हाफ में बना रहे हैं ClO3 माइनस से Cl माइनस। सो जस्ट नोटिस द ऑक्सीजन स्टेट, या नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 आएगा और यहाँ +2 आएगा। ये क्लोरीन का +5 है और ये -1 है, तो ऑक्सीजन स्टेट 4 यूनिट इंक्रीज करा है और यहाँ 4 यूनिट डिक्रीज किया है। सॉरी 4 यूनिट 6 यूनिट डिक्रीज किया। ऑक्सीडेशन नंबर 4 यूनिट इंक्रीज किया, 6 यूनिट डिक्रीज किया, +5 से -1। सो N2H4 का ऑक्सीजन स्टेट -2 से +2 4 यूनिट इंक्रीज कर गया और ClO3 का ऑक्सीजन स्टेट +5 से -1 6 यूनिट डिक्रीज कर गया। तो पहले इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंक्रीज 12 डिक्रीज हो जाएगा। तो 3 N2H4 + 2 ClO3 माइनस gives 3 NO + 2 Cl माइनस। ये इक्वेशन बनेगी, पहले देखो। अब इसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अच्छा, चलिए कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन डिसबैलेंस है उतने बैलेंस करिए। बताओगे कि मैं करूं बैलेंस? सर इधर 24H प्लस प्रोडक्ट साइड में सर कर लेंगे सर। 24H2O 24H प्रोडक्ट प्लस और और 6H 12 24H प्लस और 12 वाटर बैलेंस हो गया। गलत करा दिया। सर नहीं OH सर, माइनस करा है सर। OH 3H2O हो जाएगा एंड उधर 6H प्लस हो जाएगा। यस सर। इधर 3H2O लिखे और इधर 6H प्लस लिखे। हाँ सर। नहीं सर, उल्टा उल्टा। उल्टा। प्रोडक्ट में H2O होगा, रिएक्टेंट में H प्लस होगा। So here we write 6H plus and 3 water. बट सर ये बेसिक मीडियम है। यस सर। क्वेश्चन में लिखा हुआ बेसिक। बेसिक दिया sir. नहीं है यस सर। सर ऊपर लिखा है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल बेसिक मीडियम में कर, हाँ तो उसका उल्टा कर लो, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अगर ऐसे, अगर मान लो कभी कंफ्यूज हो जाओ, ऐसे आपने एसिडिक मीडियम कर दिया, अब आपको उसको बेसिक मीडियम करना है, तो उसका तरीका क्या होता है, इधर 6OH माइनस जोड़ो और इधर 6OH माइनस जोड़ दो और 6H प्लस और 6OH माइनस को 6 वाटर लिख दो और फिर 3 वाटर कैंसिल कर दो तो भी आंसर है। समझाई टेक्निक? अगर कभी गलती से आपको एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में कंफ्यूजन हो जाए, आप नहीं कर पाओ और आपको एसिडिक मीडियम कन्वीनियंट लग रहा हो, तो पहले एसिडिक मीडियम में कर लो और बाद में जितने H प्लस है उतने OH माइनस जोड़ के उसको वाटर बना दो, तो बेसिक मीडियम अपने आप बन जाएगा। समझ आया? सर ऐसा हर क्वेश्चन में कर सकते हैं सर? हर क्वेश्चन में कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव में करो तो रफ कॉपी में ही काम कर लो और फिर सीधे OH माइनस और वाटर लिखो डायरेक्ट। जितना OH है उसका डबल, उसका हाफ हो जाएगा H2A सीधा। वो तो टेक्निक है, वो तो बहुत पहले ही सिखा रखा है, लेकिन अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि एसिडिक मीडियम आपको कन्वीनियंट लग रहा है, आप उससे आसानी से बैलेंस कर लेते हो, बेसिक मीडियम आपको दिक्कत दे रहा है, पहले एसिडिक मीडियम से बैलेंस कर लो, जितने H प्लस है उतने OH माइनस जोड़ दो, उसको वाटर बना दो और फिर कैंसिल कर दो वाटर। जब ये सब पूरा लिख दिया आपने, अब इसको कैंसिल करके सीधे लिखे दे रहा हूं मैं, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास 3 वाटर आएगा, राइट साइड में 6 OH, 3H2O और 6OH अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो अब आप केवल इतना लिखो, बस फाइनल आंसर में इतना लिखना है, इधर 3 वाटर इधर 6 OH। ठीक है सर, इसमें हाइड्रोजन कहाँ पर बैलेंस है सर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में? वो तो आप बता रहा हूँ, बार बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, मेरे हिसाब से अभी भी सही बैलेंस है। यस सर। मैंने अपना चार्ट में सर ये पहले नाइट्रोजन भी तो बैलेंस करना था, तो आपने यही गलती करी, इसको 2 नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे तो ये 8 इंक्रीज हो जाएगा, जब ये 8 इंक्रीज हो जाएगा तो नीचे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैंने आपसे बोला ना कि अगर लास्ट स्टेप में आपका सवाल फंस रहा है, इसका मतलब आपने पहले स्टेप में कोई ना कोई गलती करी है, तो हमेशा पहला स्टेप केयरफुली चेक करो। तो अब ये बैलेंस हो रहा है, अब चेक करो 6 एरो बनेगा, N2H4 plus 4ClO3 minus gives 6NO plus 4Cl minus। ठीक है, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करो।
प्लस 6H2 हो जाएगा। 6 बस इधर केवल OH आ 6H2 लिखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। हाँ सर। अब आप बाकी लोग चेक कर लो एक बार। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट तक का कॉन्सेप्ट सीखा था। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस पे। सो राइट डाउन नेक्स्ट हम write down equivalent weight of oxidizing agent and reducing agent. Next term we write equivalent weight of oxidizing agent and reducing agent. Equivalent weight of oxidizing agent and reducing agent. तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। या तो ये लिखते हैं या फिर एक और तरीका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन जब हम बैलेंस करते हैं तो जो चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट आता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट होता है। तो दूसरे केस में लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल। एक्सचेंज का मतलब गेन्ड और लॉस्ट। अगर ऑक्सीजन एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है तो अकॉर्डिंगली गेन्ड और लॉस्ट पुट कर देगा। So equivalent weight of oxidizing agent or reducing agent is equivalent weight is equal to molecular weight upon change in oxidation number per molecule, और equivalent weight is molecular weight upon change in number of electron exchange per mole। दोनों में से जो conveniently निकालते बनेगा उससे सॉल्व करेंगे। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड पर मोल ये नहीं आया सर। एक ही बात अभी देखो करके दिखाता हूँ आपको। एक सवाल करता हूँ तो समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग या पहला केस लिख लो, भी एग्जांपल की तरह लिखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल से लिख रहे हैं। हम सपोज करो कैलकुलेट कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 है वो कन्वर्ट होता है Mn2+ में। तो अगर आपने केवल ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज से क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ देखो +7 है और यहाँ ऑक्सीजन स्टेट +2 है। तो अगर हम इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे तो आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 5। KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट 158 बाय 5 करेगा तो 31.6 आ जाएगा। ठीक है। अब लेकिन अगर इसी को कोई इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज से लिखना चाहता है तो पहले इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। राइट KMnO4 से बनाया हमने Mn2+, वाटर बैलेंस करने के लिए 4H2O, उसको बैलेंस करने के लिए 8H+, और K+ को बैलेंस करने के लिए राइट साइड में K+, और राइट साइड में एक और 3+ चार्ज है, लेफ्ट हैंड साइड में 8+ चार्ज है, तो बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो, अगर हम KMnO4 का एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसके 5 मोल इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है। तो एक मॉलिक्यूल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो वी कैन राइट मॉलिक्यूलर वेट बाय 5। तो दोनों रास्ते होते हैं, या तो हम चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मॉलिक्यूल लिख देते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मॉलिक्यूल लिख देते हैं। तो चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मॉलिक्यूल, जो आप कन्वीनियंटली निकाल पाओगे उससे करना है। दोनों रास्ते सेम। कन्वीनियंस का मतलब ये है कि एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का टाइप है और एक रेडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर वाला टाइप है। अल्टीमेटली आपको निकालना है कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ या फिर कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हुआ। दोनों में से जो निकाल लोगे उसी काम बन जाएगा। जैसे इस वाले केस में हमने निकाला था कि ऑक्सीडेशन नंबर 5 डिग्री हुआ, तो हमने सीधे इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय 5 लिख दिया है। दूसरे वाले केस में देखना कि इलेक्ट्रॉन गेन जो है वो 5 हो रहा है, उससे भी निकल जा रहा है। समझ में आई बात? ये आपका फर्स्ट पेज हुआ केवल इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको चाहे तो डायरेक्टली लर्न करके रखना है। जब हम लोग आगे लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी।
सो ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है, उसको हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट टाइप 5 और डायरेक्टली 158/5 to 31.6 बिकॉज बहुत बार यूज होगा क्वेश्चन, अभी नहीं याद होगा तो क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। दूसरा केस लिख रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इज स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। तो KMnO4 स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है K2MnO4 में। तो मैं सब ऑक्सीडेशन नंबर से ही करते जा रहा हूँ, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देखो +7 है, यहाँ +6 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे तो कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। ठीक है, थर्ड केस लिख रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन वीकली बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। तो वीकली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट होता है MnO2 में। So oxidation number changes from +7 to +4. So here equivalent weight is molecular weight by 3. And obviously molecular weight आप अपने आप पुट करते जाओगे तो 158 आ जाएगा, यहाँ पे ये 158/3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे equivalent weight of K2Cr2O7 in acidic medium। Equivalent weight of K2Cr2O7 in acidic medium। अभी जितने एग्जांपल्स बता रहा हूँ सब स्टैंडर्ड केस है जो आपको सीधे सीधे लर्न करने हैं। जब क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, बट अभी जितने केस बता रहा हूँ सब स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ केस में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, यहाँ पे K2Cr2O7 कन्वर्ट होता है Cr3+ में। So oxidation number of chromium is changing from +6 to +3। देखो ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे तो आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 6, ये ध्यान देना है। So our formula was change in oxidation state per molecule। तो आप ध्यान से देखो यहाँ मॉलिक्यूल क्या है K2Cr2O7 और उस K2Cr2O7 में हमारे पास क्रोमियम कितने हैं, 2। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 चेंज हो रहा है 3 यूनिट, बट एक्चुअली में 2 क्रोमियम है मॉलिक्यूल के अंदर, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ, 6 यूनिट्स। ये बात समझ आई, ध्यान से समझ लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 चेंज हुआ 3 यूनिट्स, बट हमें लिखना होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, तो पूरे मॉलिक्यूल के लिए जितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो लिखना होता है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम जो है वो +6 से +3 चेंज हुआ 3 यूनिट, बट हमारे पास एक्चुअली में 2 क्रोमियम है, तो टोटल चेंज कितना लिखेंगे 6। सो इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन राइट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2C2O4 when used as reducing agent। सर अगर Cr2 का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो सर वो +12 जाएगा। तो सर, क्या आगे होता है, कर वो लेंगे भी वही ना। तरीका है, ऑक्सीडेशन नंबर हम एलिमेंट का निकालते हैं, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्रोमियम का निकालोगे, इट कम्स आउट टू बी +6। अब 2 क्रोमियम एक साथ ले लोगे तो वही बात नहीं है जो बता रहा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो आप +12 नहीं लिखोगे ना, +6 लिखोगे। तो एक सवाल सही करने के लिए दूसरा सवाल गलत थोड़ी किया जाता है, तो फॉर्मूला सही से याद रखना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल है। तो K2Cr2O7 में क्रोमियम के 2 एटम है, तो मॉलिक्यूल के लिए लिखना है, तो मॉलिक्यूल में क्रोमियम 2 एटम है, तो एक क्रोमियम के लिए आपने चेंज निकाला +3, 2 क्रोमियम के लिए चेंज हो जाएगा +6। ठीक है, नेक्स्ट निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2C2O4 व्हेन इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं तो इट कन्वर्ट्स टू CO2। तो यहाँ देखो कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट +3 से +4 चेंज हो रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे तो आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। इससे देखो ध्यान से नोटिस करने की जरूरत है, H2C2O4 इज ऑक्जेलिक एसिड,
कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट +3 से +4 चेंज हुआ है 1 यूनिट, और हमारे पास 2 कार्बन है, तो टोटल चेंज कितना हो गया 2. सो इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट बाय 2. ठीक है, उस केस में आपको फॉर्मूले पे नोटिस करना है इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट बाय चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मॉलिक्यूल. तो आपको हर बार जो चेंज कैलकुलेट करना है वो पूरे मॉलिक्यूल के लिए करना है. जिस भी मॉलिक्यूल का आप इक्विवेलेंट वेट लिख रहे हो उसके लिए टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कैलकुलेट करना होता है. इट इज नॉट फॉर एन एलिमेंट, बी केयरफुल. ठीक है, समझ आया? तो आप देखो इसको थोड़ा क्वेश्चंस के फॉर्म में सिखाता हूँ. सो नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन. Find out the equivalent weight of the underlying substance of the following. फेरिक सल्फेट हमारा फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, आपको फेरिक सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है. Na2H2O3 की रिएक्शन आयोडीन से करा रहा है, इससे बना रहा है Na2S4O6 और NaI. उसमें आप चाहो तो सारे सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट वेट निकाल के देखो. दोनों सवाल करके देखिए. तो आप देखो इसमें आपको चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लगाना है. तो हम अगर फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो Fe2SO4 होल थ्राइस में FeSO4 अगर बना रहे हैं तो आयरन का ऑक्सीजन स्टेट देखो +3 से +2 चेंज हो रहा है. चेंज तो 1 यूनिट हुआ, बट वी हैव 2 आयरन, उसका इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट बाय 2. और Fe2SO4 होल थ्राइस का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 232. 232 इसको बाय 2 कर दो, वैल्यू 116 आ जा रही है. एक बार चेक कर लीजिए. बिल्कुल इसी प्रोसीजर से अगला पार्ट सॉल्व करेंगे. तो उसमें भी पहले सबके ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे. Na2H2O3 प्लस I2 gives Na2S4O6 प्लस NaI. अच्छा, इक्विवेलेंट वेट निकालते टाइम एवरेज ऑक्सीजन स्टेट से ही काम चल जाता है, तो इसलिए जरूरी नहीं कि आप एक्चुअल ऑक्सीजन स्टेट निकालो. तो ये +2 है, ये 0 है, ये +2.5 और ये -1. तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे Na2H2O3 का, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट पाया ऑक्सीजन स्टेट देखो 2 से 2.5 चेंज हो रहा, 0.5 यूनिट चेंज, और 2 सल्फर है तो 1 का चेंज हुआ. आयोडीन का इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे तो आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट 0 से -1 चेंज हो रहा है 1 यूनिट और 2 आयोडीन है. इसके लिए लिखेंगे तो आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 अगेन. सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट देखो 2.5 से चेंज होके 2 आ रहा है, तो 0.5 चेंज हो रहा है, और सल्फर कितने हमारे पास 4. सो इट इज 0.5 into 4 means 2. और लास्ट वाले का सब्सटेंस लिखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 1. सर यस सर Fe2SO4 होल थ्राइस का मॉलिक्यूलर वेट तो 400 है. ये तो आप बता रहे हो ना, हम तो कहीं नहीं सही बताओगे तो आंसर लिख देंगे. मॉलिक्यूलर वेट अगर 400 है तो 400 बाय 2 कर लो. मॉलिक्यूलर वेट तो आप सही बताओगे, 200 आंसर है. Fe2SO4 होल थ्राइस का मॉलिक्यूलर वेट तो सही से निकालो. 400 आएगा, 400 बाय 2 करेंगे 200 आंसर. अगला वाला सवाल समझ आ रहा है. Na2H2O3 के आयोडीन से रिएक्शन करा रहे हैं, उससे Na2S4O6 बना रहे हैं और NaI बना रहे हैं.
तो सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट देखो +2 से +2.5 चेंज हुआ, आयोडीन का ऑक्सीजन स्टेट 0 से -1 चेंज हुआ। तो Na2H2O3 में 2 सल्फर है तो 0.5 चेंज हुआ, 2 सल्फर के तो चेंज हुआ 1 मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। आयोडीन का ऑक्सीजन स्टेट 0 से -1 चेंज हो रहा है 1 यूनिट और 2 आयोडीन है तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। Na2H4O6 में सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रहा है 0.5, 4 सल्फर है तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। इन द लास्ट केस NaI में आयोडीन का ऑक्सीजन स्टेट -1 आ रहा है तो -1 से 0 चेंज मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। बेटा ऑक्सीजन स्टेट किसका चेंज हो रहा है ये ध्यान देना है ना, सोडियम का ऑक्सीजन स्टेट तो चेंज ही नहीं हो रहा। आप सोडियम भी लो, मना थोड़ी कर रहे हैं। सोडियम का ऑक्सीजन स्टेट देखो दोनों तरफ कितना है +1 ऑक्सीजन स्टेट जिसका चेंज हो रहा है वो निकालना है ना, चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मोल लिखना है। तो Na2H2O3 में सोडियम और ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन स्टेट चेंज ही नहीं हो रहा है, जो ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रहा है वो सल्फर का हो रहा है, हमने सल्फर का चेंज निकाल लिया। अगर सोडियम भी चेंज हो रहा होता तो डेफिनेटली उसको भी लिखते। अभी बता रहा हूँ इस तरीके से। सर इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे करेंगे सर? इसमें एक्चुअली में दोनों हाफ अलग अलग करके लिखते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड निकालना होगा तो ये तो अभी पूरी केमिकल इक्वेशन लिखी है, हम उसको दो हाफ में ब्रेक करना है, एक ऑक्सीडेशन का एक रिडक्शन का, जैसे बैलेंसिंग और रिडक्शन करते हैं। यस सर। दो हाफ में ब्रेक करके लिखना है। जैसे मान लो इस और फिर सर इलेक्ट्रॉन्स लिखने होंगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल, तो H2O3 2- से S4O6 2- बनाएंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के हिसाब से। सल्फर बैलेंस करोगे तो A2 हो गया, ऑक्सीजन देखो अपने आप बैलेंस हो गई। अब चार्ज देखोगे तो यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो H2O3 2- के लिए 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है तो 1 मोल के लिए कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। और S4O6 के 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। समझ आया? अब ये चीज I2 के लिए लिखोगे तो I2 gives 2I- और उसको 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करेंगे। तो एक आयोडीन के 2 मोल तो आयोडीन के मॉलिक्यूलर वेट मास में देखो बाय 2 लिख रहे हैं, और जब I- लिख रहे हैं तो 2I- के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक I- के 1 इलेक्ट्रॉन की मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। ठीक है? क्लियर? सेम क्वेश्चन लिख लो। अब आपके पास सब्सटेंस है FeC2O4 से Fe3+ और CO2 बना रहे हैं। FeC2O4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना और FeS से Fe3+ और सल्फर बना रहे हैं, उसमें FeS का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। देखो इस केस में भी फिर से सेम प्रोसीजर से अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले आप ऑक्सीजन स्टेट मार्क करो। तो FeC2O4 से अगर हम Fe3+ और CO2 बना रहे हैं तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन पहले मार्क करो फटाफट। आयरन आएगा +2, कार्बन आएगा +3, ऑक्सीजन आएगा -2। उसी तरह आयरन +3 और कार्बन +4, ऑक्सीजन -2। अब यहाँ ध्यान से देखो दो एलिमेंट का ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रहा है, एक आयरन का और एक कार्बन का। हमारा फॉर्मूला है चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मॉलिक्यूल, तो हमें सारे ऑक्सीजन स्टेट चेंज लिखना पड़ेगा। तो उसका अगर हम इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे ये आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय आयरन की वजह से देखो एक ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, कार्बन की वजह से एक ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और 2 कार्बन है हमारे पास, उसका इक्विवेलेंट वेट आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 3। बात समझ आई? द कंपाउंड FeC2O4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज चेंजिंग फ्रॉम +2 to +3 1 यूनिट, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है +3 से +4 1 और यूनिट, एंड वी हैव 2 कार्बन सो टोटल 2 यूनिट्स। तो कार्बन के 2 यूनिट, आयरन के 1 यूनिट, टोटल 3 यूनिट्स। तो पूरे मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ 3 यूनिट्स। तो इक्विवेलेंट वेट आया मॉलिक्यूलर वेट बाय 3, ऑक्सीजन में चेंज नहीं हुआ। समझ आया? सिमिलरली अगला सवाल सॉल्व करें FeS। FeS में भी देखो ये Fe3+ बन रहा है और सल्फर बन रहा है।
तो आयरन का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे ध्यान से देखो तो इट इज चेंजिंग फ्रॉम +2 सल्फर -2 आयरन +3 सल्फर 0। तो अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट देखेंगे तो हमारे पास देखो फिर से अब आयरन का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और सल्फर का भी चेंज हो रहा है। आयरन चेंज हो रहा है +2 से +3 तो 1 यूनिट और सल्फर चेंज हो रहा है -2 से 0 यानी 2 यूनिट्स। दोनों इंक्रीज है, ध्यान से देखो +2 से +3 भी इंक्रीज है, -2 से 0 भी इंक्रीज है। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ +2 से +3 1 यूनिट, -2 से 0 अगेन 2 यूनिट्स। तो इक्विवेलेंट वेट हो गया मॉलिक्यूलर वेट बाय 3। सर हमें तो चेंज के एस्पेक्ट में लिखना होता है, तो हमें क्या मतलब वो इंक्रीज है या डिक्रीज है? नहीं नहीं, अगर एक का इंक्रीज और एक का डिक्रीज हो जाएगा तो वो डिस्प्रोपोर्शनल हो गया ना, फिर वो दो अलग अलग हाफ हो गए। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है या रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना है, दोनों एक साथ थोड़ी निकलेंगे। तो अगर सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका निकालेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका निकालेंगे। तो अगर एक ही काम होना चाहिए ना, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अगर एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाएगा तो वो डिस्प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो केस अलग होगा, फिर उसको सॉल्व करना बता रहा हूं। यहाँ तक क्लियर हो गया पहले? ठीक है, तो डिस्प्रोपोर्शनल वाला इक्विवेलेंट वेट हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे, बट अभी पहले आपको ये फंडा समझ में आ गया, चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मॉलिक्यूल निकालना होता है। सर ए वाला सर एक बार बता दिए सर, उसमें सर Fe का एक चेंज हो रहा है सर, कार्बन का भी, कार्बन के 2 मॉलिक्यूल के लिए सर। आयरन का 1 यूनिट चेंज हो रहा है, कार्बन का 1 यूनिट चेंज हो रहा है और 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का 1 चेंज तो 2 कार्बन के 2 चेंज, तो टोटल चेंज कितना हुआ पूरे मॉलिक्यूल में? 1 आयरन का 2 कार्बन का, टोटल 3। यस सर, चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मॉलिक्यूल निकालना है आपका, ठीक है? यस।